Good morning, my dear students. Today we are going to start the French Revolutions and the idea of the nations. आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि नेशन किसको कहते हैं, है ना। व्हाट मेक्स ए नेशन, नेशन किन चीज़ों से बनती है ना। नेशन का आइडिया क्या है कि नेशन अगर कोई कंट्री है तो उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या चीज़ है ना, राष्ट्रवाद होता है। देशभक्ति की जो भावना होती है, अपने कंट्री से, अपने नेशन से जो प्यार करने की जो एक्सप्रेशन होती है उसे नेशनलिज्म कहते हैं। एन एक्सप्रेशन और फीलिंग टू लव टुवार्ड्स देयर कंट्री, ठीक है, इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द फीलिंग ऑफ पीपल्स इन विच दे एक्सप्रेस देयर लव टुवार्ड्स देयर नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ पीपल्स इन विच दे एक्सप्रेस देयर लव और डिवोशन टुवार्ड्स देयर कंट्री और नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होती है? एक तरह का पीपल की फीलिंग होती है और इसमें वो पीपल अपने कंट्री से, है ना, अपने अपने नेशन से क्या करते हैं, प्यार या देशभक्ति का भाव रखते हैं। तो ऐसे भाव को, ऐसे फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म को आप सॉन्ग के माध्यम से भी जान सकते हैं। इंडिया के पीपल में क्या नेशनलिज्म है? अगर किस प्रकार के सॉन्ग को वो गुनगुनाते हैं तो आप समझोगे कि ये पीपल नेशनलिस्ट है, इस पीपल में नेशनलिज्म है ना। हम कुछ एक लाइन बोल के देखते हैं, क्या आप इसको समझ सकते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। अगर हमारे कंट्री के पीपल इस तरह के सॉन्ग को गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसे पीपल जो गुनगुनाते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया के नेशनलिस्ट हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं और इनमें अपने इंडिया के प्रति नेशनलिज्म की भावना है ना। फ्रांस एज यू वुड रिमेम्बर, है ना, आप जैसे याद करेंगे, वाज ए फुल फ्लेजेज टेरिटोरियल स्टेट था। मतलब एक पूर्ण रूपेण, है ना, फ्रांस का पूरा भूभाग जो था वो निरंकुश राज्य हो गया था। ठीक है, निरंकुश राज्य का मतलब है कि यहाँ के जो रूलर थे वो मनमाना शासन करते थे। कब? 1789 में, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब निरंकुश मोनार्क के द्वारा। निरंकुश मोनार्क, मोनार्क क्या होता है? एक ही फैमिली के जो रूलर बनते रहते हैं और किसी कंट्री पे शासन करते रहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि लुइस 16 जो थे, है ना, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, बॉर्बन डायनेस्टी से। और वो क्या करते थे कि मतलब शासन करते रहते थे। पहले लुई 14 शासन किए, फिर लुई 15 किए, लुई 16 किए। मतलब एक ही फैमिली से, बॉर्बन फैमिली से रूलर जो हैं वो क्या करते हैं, है ना, शासन करते रहते हैं। तो ऐसे जो रूलिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मोनार्की, है ना। और मोनार्क होता है राजतंत्र। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन था। मतलब ये जो रूलर जो होते थे अपने मनमाना शासन करते थे, किसी की बात को सुनते नहीं थे, वो जैसा चाहते थे वैसा रूल करते थे फ्रांस में। लेकिन 1789 में जब वहाँ पे क्या होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है ना, फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो लुइस 16 का जो पावर है, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्क का जो रूल है वो एंड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। पीपल क्या करते हैं, है ना, उस मतलब रिवोल्यूशनरी क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो पीपल, है ना, फाइट करते हैं, लड़ते हैं
मतलब और लुई 16 के रूल को समाप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। वहाँ क्या जो रूलिंग ऑर्डर है, शासन करने का जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी है ना फ्रांस में, उसमें भी चेंजिंग आया। ठीक है, और ये सभी कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई। आइए हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल चेंज क्या हुए फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है, सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है? स्पेलिंग SOVEREIGNTY। सॉवरेनिटी का मीनिंग होता है संप्रभुता, सबसे बड़ी ताकत, सुप्रीम पावर। ठीक है, पहले 1789 में सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर जो थी वो किसके पास थी फ्रांस में? जानते हैं, लुई 16 के हाथ में थी, मतलब मोनार्की के हैंड में थी, एब्सोल्यूट मोनार्क के पास में थी। ठीक है, और जब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाती है तो ये जो सॉवरेनिटी है, ये जो सुप्रीम पावर है, वो किसके पास चली जाती है? ट्रांसफर होकर के बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब फ्रेंच पीपल के हाथों में चली जाती है। और लुई 16 के हैंड से जो सॉवरेनिटी पावर जो होता था, जो सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो समाप्त हो गई। ठीक है, अब फ्रेंच सिटीजन के पास में सॉवरेनिटी हो गई, मतलब सुप्रीम पावर आ गए। फ्रांस में कैसे शासन चलेगी, क्या फ्रांस में रूल रेगुलेशन बनेंगे, है ना, ये सभी चीज़ों के लिए अब कौन रेस्पॉन्सिबल हो गए? फ्रेंच सिटीजन हो गए। फ्रेंच पीपल अब जैसे चाहेंगी, है ना, वैसे वहाँ का रूल होगा, वैसे वहाँ पर शासन होगा, है ना। ऐसा पॉसिबल हो पाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ है ना, ये रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम कर दिया, ये क्रांति, ये दावा कर दिया कि पीपल, इट वाज द पीपल, मतलब ये पीपल ही थे हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, मतलब एक पीपल ही थे जो नेशन को क्या करेंगे, अब राष्ट्र को जो करेंगे, फ्रांस को अब नेशन बनाएंगे, और वे जैसा चाहेंगे वैसा इसका शेप देंगे, डेस्टिनी देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। फ्रांस को अब वो नेशन बनाएंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, बहुत शुरुआत से ही द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारी। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है पीपल हु फाउट अगेंस्ट द लुई 16 मोनार्कियल सिस्टम आर कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। ऐसे पीपल जो लुई 16 के खिलाफ क्या किए, लड़ाई किए, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ लड़ाई किए फ्रांस में, तो ऐसे पीपल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कहेंगे। ठीक है, और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो है ना, ये इंट्रोड्यूस किया, ये लाया बहुत से मेजर, बहुत से सुधार लाए, है ना, एंड प्रैक्टिस कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, है ना, फ्रांस में क्या करते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का मतलब जो पीपल लुई 16 के खिलाफ लड़ करके, है ना, उसके मोनार्कियल रूल को ख़त्म किए, लुई 16 के रूल को ख़त्म किए। ऐसे पीपल, है ना, जो लुई 16 के खिलाफ लड़े थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी क्या करते हैं? फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाते हैं, है ना। ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान का एक, है ना, एक एक सामूहिक पहचान का एक चिन्ह लाते हैं, है ना। एक मतलब लोगों में सामूहिक पहचान कैसे बने, कैसे सब कोई जाने कि पूरे फ्रांस के लोग, है ना, फ्रेंच पीपल हैं, है ना। तो फ्रेंच पीपल में आप एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनेगी? फ्रेंच पीपल पूरे फ्रांस में रहते थे, और उनमें से, है ना, एकरूपता कैसे आएगी? कैसे सभी पीपल बोलेंगे कि वी आर फ्रेंच, है ना, वी आर फ्रेंच, हम लोग फ्रांसीसी हैं। ठीक है,
तो ये कैसे हो पाएगा जब उनमें कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी, सामूहिक पहचान जब आएगी तभी तो। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और आप सभी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, रीजन से आते हैं, कोई सरिया से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं ना। तो अगर आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में आप आपके ड्रेस जो हैं, आपके टाई हैं, आपके बेल्ट हैं, है ना, इससे आप ये ये आप साबित कर पाते हैं कि वी आर जेवियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेवियर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं। वो आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गया, आपके स्कूल का एक सामूहिक पहचान हो गया। आपका ड्रेस, आपका टाई बेल्ट, है ना, ये बताता है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। जबकि आपके जो रहने का जो घर है, आपका जो हाउस है, वो अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता है, उससे मतलब नहीं है, वो डिफरेंट है। बस कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब आपका ड्रेस ये शो करता है कि यू आर जेवियर स्टूडेंट्स। तो फ्रांस बहुत बड़ा कंट्री था, है ना, और वहाँ के पीपल अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। तो सभी पीपल ये कैसे कह सकते थे कि वी आर फ्रेंच, हम लोग फ्रांसीसी हैं? वो कैसे कह सकते थे जब उनमें कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी होगा, कोई पहचान होगा, है ना, फ्रांस में रहते हैं और उसका पहचान जब कुछ होगा तभी तो, ठीक है, सामूहिक पहचान जब होगा, सभी ग्रुप के लोग, फ्रांस के सभी कलेक्टिव पीपल जो हैं, सामूहिक पीपल जो हैं, उनमें अगर कुछ पहचान होगा तभी तो, है ना। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के द्वारा डेवलप किया गया, क्रिएट किया गया। और वो क्या था? आइडियाज ऑफ ला पैट्री, है ना, मतलब इसका मतलब होता है द फादरलैंड। जैसे हम लोग अपने इंडिया को क्या कहते हैं, आपको मालूम है ना, मातृभूमि बोलते हैं ना। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभूमि बोलते हैं। द आइडिया ऑफ मातृभूमि, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, कहाँ पे क्रिएट किया गया है, कहाँ पे डेवलप किया गया है? इंडिया में किया गया है। उसी प्रकार से द आइडिया ऑफ लॉ पैट्रिक, मतलब फादरलैंड का जो भाव है, वो कहाँ पे क्रिएट किया गया? इस विचार को फ्रांस में, है ना। सभी पीपल अपने आप को, है ना, इस आइडिया को फॉलो करते हैं, लॉ पैट्रिक। वो बोलते हैं फ्रांस हमारा फादरलैंड है ना। एंड ले सिटोयंस, ठीक है, ले सिटोयंस, ये भी अदर कलेक्टिव आइडेंटिटी है फ्रांस का, है ना। मतलब ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन्स, द सिटीजन्स, मतलब वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस, हम लोग फ्रांस के पीपल हैं, फ्रांस के क्या हैं? निवासी हैं। मतलब लॉ पैट्रिक और लॉ सिटोयंस, है ना, ये साबित कर दिया कि वी आर द फ्रेंच, ठीक है, हम लोग फ्रांसीसी हैं। और ये लॉ पैट्रिक और लॉ सिटोयन जो था, है ना, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी था, कहाँ का? फ्रांस का था। और ये इम्फेसिस किया, ये जोर दिया कि द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब फ्रांस के जो पीपल रहेंगे, है ना, फ्रांस के जो पीपल रहेंगे वो यूनाइटेड कम्युनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, एक समूह में रहेंगे, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है पीपल लिविंग टुगेदर एंड फॉलोइंग सेम कल्चर, सेम रूल, रेगुलेशन एंड ट्रेडिशन, ठीक है, एक समान परंपरा को मानने वाले, एक जगह रहने वाले, है ना, ग्रुप में रहने वाले पीपल जो होते हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी क्या होता है ना, कम्युनिटी क्या होता है ना, कम्युनिटी इज ए ग्रुप, है ना, इन विच पीपल लिव टुगेदर एंड फॉलो सेम ट्रेडिशन और कल्चर। कहता है पीपल एक कम्युनिटी क्या होता है? पीपल, है ना, पीपल एक कम्युनिटी होती है कि पीपल एक ऐसे ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे वो सेम कल्चर, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, रहन सहन को मानते हैं। तो यूनाइटेड कम्युनिटी मतलब ये नेशन ये बता रहा है, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी ये कहता है कि फ्रेंच पीपल जो रहेंगे वो यूनाइटेड रहेंगे और इंजॉइंग इक्वल राइट्स, और सभी पीपल जो हैं
एक समान अधिकार का इंजॉय करेंगे, है ना, उसको मतलब यूज कर पाएंगे। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी उसमें जो नियम होंगे उसी के अनुसार से पीपल अपने राइट का यूज कर पाएंगे। और कलेक्टिव आइडेंटिटी में और बातें आती है फ्रांस के लिए, ये न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है। और फ्रांस का जो एक नया जो झंडा जो था उसको क्या बोलते हैं, द ट्री कलर, है ना, तिरंगा, ठीक है, 3 रंग का, है ना। द ट्री कलर जो है ना, द ट्री कलर वाज चूजन वाज चूजन was chosen to replace the formal royal standard. डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव आइडेंटिटी में लॉ पैट्रिक आता है फ्रांस के लिए, ले सिटोयन आता है, ली सिटोयन आता है, और फ्रेंच फ्लैग आता है। और फ्रांस का जो न्यू फ्रेंच फ्लैग है उसका नाम क्या है, ट्री कलर है। ट्री कलर को चुना गया, यही फ्लैग होगा फ्रांस में, है ना। मतलब जहाँ पर रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसको बात कर दिया गया। मतलब जब लुइस 16 जब शासन करते थे तो उस समय का जो फ्लैग होता था, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग होता था, उसको हटा करके अब ट्री कलर फ्लैग को चुन लिया गया, ठीक है। जब लुइस 16 जब शासन करते थे, मोनार्की सिस्टम का जब रूल चलती थी कहाँ पे, फ्रांस में, तो वहाँ पर जो असेंबली होती थी उसका नाम क्या था, स्टेट जनरल था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, है ना, तो वहाँ पर स्टेट जनरल असेंबली का नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल असेंबली का नाम नेशनल असेंबली रख दिए गए, ठीक है। और स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। अब ये जो असेंबली जो बन गई, है ना, नेशनल असेंबली जो बन गई, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, नेशनल असेंबली की बात हम नहीं करेंगे अभी। स्टेट जनरल जो असेंबली जो होती थी उसमें जो इलेक्शन होती थी वो कौन वोट उसमें डालते थे, एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। स्टेट जनरल असेंबली में जो वोट डालते थे वो कौन डालते थे, कौन से पीपल डालते थे, एक्टिव सिटीजन डालते थे, है ना। एक्टिव सिटीजन क्या होता है, समझ रहे हैं। एक्टिव सिटीजन का मतलब होता है वैसे पीपल, है ना, हु हैज वोटिंग राइट, द पीपल द पीपल हु हैज द वोटिंग राइट इन द पीपल हु हैड द वोटिंग राइट इन फ्रांस, ठीक है।